उसने कहा कि मैं तो हर रोज निकलना चाहती थी, अच्छा। लेकिन वहां से कोई निकल नहीं सकता। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ। वजह है? नहीं, मैं आपको पूछना चाहूंगी, जी। क्यों नहीं निकल सकते? ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि अगर आप आपको लग रहा है, मुझे एक नहीं। बुरे परिवार में रहते हो, टॉक्सिक हाँ। परिवार, आप निकल सकते हो। हाँ। आप एक बुरे रिश्ते में आप निकल सकते हो। नहीं निकल सकता। जो सीढ़ियों पर उन पर चढ़ गया वो आ नहीं सकता। ऐसे समझिए, इतने छोटे कंजस्टेड से जीने दो तरफ खुलते हैं, एक तरफ इधर किसी और का कोठा है, इधर किसी और का है। अभी देखिए, स्टेक होल्डर्स का एक अपना वहाँ होल्ड होता है। लड़की उतर भी जाए तो उतरने के बाद भी उसको वो दुकानदार बता देंगे नीचे के कि वो उतर शोर मचाएंगे, अरे लड़की निकल गई, जल्दी देख, जल्दी देख, लड़की भागी जा रही है। रिक्शे वाले बता देंगे लड़की आ गई, जल्दी आ। पकड़ लेते, वापस छोड़ देंगे इसकी लड़की। उसके बाद टॉर्चर का जो सिलसिला है वो इतना तोड़ देता है कि भागने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। कोई कहे भी वो तब भी नहीं भागेंगे। वो लाख उसे आश्वासन दिलाए कि मैं निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से या अच्छी जिंदगी दूंगा, वो कभी नहीं सोचूंगा। इतना ऐसा उनको वॉश कर दिया जाता है, जो हम कहेंगे वही सार्वभौम सत्य है। सेक्स वर्क, चाइल्ड अब्यूज, जिगोलोज और पता नहीं और कौन कौन से डार्क कॉर्नर्स हैं इस जिंदगी के। ये कहानियां सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, बल्कि इंसानियत के जख्म को भी खोल के रख देती हैं। भगवान ना करे कभी किसी को ये जिंदगी फेस करनी पड़े या जीनी पड़े। इसीलिए हम आज अपने पॉडकास्ट में लेकर आए हैं अतुल शर्मा जी को, जो 25 सालों से इन्हीं अंधेरों से महिलाओं को और बच्चों को निकाल कर एक अच्छा जीवन दे रही, रोशनी की तरफ लेके जा रही हैं। 317 महिलाओं को, 1700 बच्चों की जिंदगियां उन्होंने बदली हैं और अपने काम से उनको नई जिंदगी दी है। तो आज वो हमें असली सच बताएंगी, उनके काम करने का तरीका और उनका नजरिया हम दोनों जानेंगे। अंधेरों को तोड़ना मुश्किल है, पर एक दिया जला दो तो रोशनी बन जाती है, तो रास्ता बन जाता है। जहाँ दर्द सबसे गहरा होता है ना, वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होती है और रास्ता बनता है। तो चलिए बात करते हैं अतुल शर्मा जी से। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलाने के लिए आभार बहुत। कि मैं बाकी पॉडकास्ट होस्ट की तरह आपसे वो सारी बातें नहीं जानना चाहूंगी जो आप पहले बोल चुके हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आपके माइंडसेट के बारे में, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आप गिफ्टेड हो, सबको ये काम नहीं कर सकता है, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए। ये तो मानती हूँ। आप जब छोटे थे कैसे ये लाइफ स्टार्ट हुई, आप शॉर्ट में बताइए सबको, और ऐसी सोच आपकी कैसे थी? देखिए, मेरी कुछ खराबियां हैं। जैसे मैं अब किसी बात की जिद जो हो जाए तो वो करना है, कैसी छोटे से थी। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी की कि जिनको नहीं होना चाहिए था उस समय। हमने 16 साल की उम्र में लव मैरिज की उस जमाने में। अच्छा। ये शॉकिंग था लोगों के लिए, और किनकी बेटी है ये उससे बड़ा शॉकिंग था। और हमारा घर चूंकि बिल्कुल उस बाजार से एक आड़ी सड़क से पार है, 100 फुटलांग आप चलेंगे तो बाजार शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ की बेटियों को आज भी हिदायतें हैं, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। चूंकि वो स्वभावगत चीजें थी, कुछ हमारे फादर का भी स्वभाव में गया था, तो वो ही हम फिर क्यों नहीं देखना है, बहुत सवाल हम पूछते क्यों क्यों नहीं देखना। बताया गया खराब औरतें हैं। तो ये दिमाग में हो गया खराब औरतें, बस वो अच्छी औरतें नहीं हैं। तब तक मेरे दिलो दिमाग में ही था। और वो तब ये सब नहीं होता था, नर्सरी के जी डायरेक्टली फर्स्ट में जाते थे, तो 6-7 साल का 5 का बच्चा हो ही जाता था। मैं शायद 5-6 साल की रही होंगी। पहली बार स्कूल चले तो फिर हमारी मदर ने हमको 100 हिदायतें दी। बेसिकली हम देहाती पृष्ठभूमि से हैं, मायका ससुराल दोनों से। तो उनका यही कहना था कि भाई नहीं, ऊपर मत देखना। फिर बता रही हूँ मैं, ऊपर देखते हुए पाया तो अच्छा नहीं होने का। छोटा सा शहर, कस्बाई मानसिकता का शहर, एक बच्चे को आप मना करेंगे वो ज्यादा देखेगा, तो और हमारे जैसे स्वभाव का तो ज्यादा देखेगा। तो हमें उधर से निकल के देखना। फिर दुकानदार रोक लेते, किसकी बेटी हो, तो उनकी है, तो फिर क्यों देख रही हो? अच्छा। हाँ, अच्छा नहीं बेटा, ये तुम्हारी जैसी लड़कियों को नहीं देखना चाहिए ऊपर। ये हो गया कि खराब औरतें तो हैं, पर कैसी होती हैं ये देखने की उत्सुकता बराबर रही। कभी कोई दिखा भी चेहरा तो खराब तो नहीं लग रही,
अच्छी लग रही है देखने में। और ये मैं सोचती हूँ कि मुझे शायद ऊपर वाले ने इसी काम के लिए शायद दुनिया में भेजा था, क्योंकि मैं अपने भाइयों से बहुत छोटी हूँ। अच्छा। तो शैताना नहीं था दुनिया में। लेकिन आ गई। पिता के समान बड़े भाई हैं। एक दिन ऐसे मैं निकल के जा रही तो चोरी से देखना भी था, तो खटखट की मुझे एक जगह एक जीने में आवाज सुनाई दी। वही रास्ता स्कूल का था। मैंने देखा कि कोई लड़की उतर रही है और वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। तब तक मैं 8th क्लास में आ गई थी, 8th या 9th में मैं आ गई थी। अच्छा। बैसाखी से चलती थी इसलिए स्पेशली मुझे पहचान हुई। उसकी भी निगाह मुझसे टकराई तो वापस लौट गई। अभी तो मुझे बेचैनी हुई रही, वो कब आए मैं पूछूं। नहीं आई, वो 1-2 दिन नहीं आई। लेकिन स्कूल से शायद नहीं ज्यादा दिन दूर रह सकती थी तो आ गई। क्यों गई थी वहां पे? वहां तो खराब औरतें रहती हैं। सीधा सवाल था, इतना उम्र नहीं थी। और मैं जिस माहौल में पल रही थी उसमें शायद मतलब बहुत एक अलग तरह से बहुत नाजुक तरीके से ऐसे कुछ पाला जा रहा था। 3 भाइयों के बाद एक बहन थी। तो उसने कहा कि मैं इतनी समझ से बड़ी नहीं थी, मैं सोचती हूँ। उसने बड़ी समझदारी से कहा मुझे, जो मुझे बहुत बाद में समझ आया कि देखो, मैंने कहा वहाँ खराब औरतें रहती हैं और तुम वहाँ गई? उसने कहा मैं गई नहीं, उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। हाँ, और उस नाते तो मैं खराब हूँ, लेकिन अच्छा ये है कि मैं बदसूरत हूँ और पोलियो है मुझे पैदाइशी। अच्छा। तो जो मेरी माँ काम करती है मैं उस काम के लायक नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आया उसकी माँ क्या काम करती है। फिर मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। मतलब मेरे तो दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट था ये कि ये खराब औरतें हैं। अब इससे ही बात नहीं करनी। हालांकि मैंने घर में चर्चा नहीं की कि मेरी पिटाई विटाई हो जाएगी कि तुमने फिर उस ऐसी जगह बात की। नहीं, मैंने बताया। लेकिन शायद प्रभु को ऐसा मंजूर ही था कि मुझे इसी जगह पे आना था। जब भी जरा सा भूलते उस जगह को, उस बात को, इस बीच हमारा अफेयर सो कॉल्ड हो गया। वो फिर शादी हो गई और हो गया, कर लो बस, जाओ जाओ, कुछ नहीं है, ऐसे करके शादी हो गई। और अर्ली एज में फिर बच्चे हो गए। मतलब 18 साल तक मेरे 2 बच्चे हुए। अभी फिर कुछ शायद फिर भगवान ने सोचा होगा कि कहाँ ये तो चुप हो गई, काहे के लिए भेजा इसको दुनिया में। तो मेरे पड़ोस में एक महिला आके रही जो 35-36 साल की उस समय रही हुई। मतलब हमसे जस्ट डबल सुंदर सी महिला थी। तो थोड़ा मेरे बच्चे को खिलाने की थी, 1 महीने का बच्चा था मेरा। अच्छा। और शायद वो माँ बनने की उम्र तो होती नहीं, तो हमें भी जैसे छुटकारा मिल गया था। हाँ। वो इसको नहलाती धुलाती, उसकी मालिश करती, लगता ठीक है जी। आती जाती थी, घरों में चौका बर्तन भी करती थी, कुछ मजदूरों का खाना बनाती थी, ऐसे जीवन यापन करती थी। कोई और उसके पास था नहीं। बातचीत होती रही तो काफी लंबे समय तक बात हुई। फिर उसने मुझे एक दिन कहा कि मैंने कहा तुम्हारे पति तो आते नहीं, या आते हैं कभी कभी रात को? फिर पूछा तो फिर उसने बताया कि देखो मैं किसी ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ भली औरतें नहीं रहती। अच्छा। और पहले तो यही मेरे लिए खराब था। फिर उसने कहा कि देखो, मुझे मेरे पापा पुलिस में हैं और उनकी रंजिश हो गई तो मुझे 6-7 साल की उम्र में किसी ने उठा लिया और उठा के बेच दिया। अच्छा। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटी और इसी धंधे में पड़ी रही। मुझे धंधा भी समझ नहीं आ रहा था क्या है ये। एक बात और है कि मुझे ये पता था कि यही खराब औरतें रहती हैं और हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं रहती। वो सब मेरी जानकारी, क्योंकि देखिए ना मोबाइल थे ना ये सब चीजें थी। किताबों से मेरा पहले से बहुत इश्क रहा, तो बस मैं तो किताब नहीं पढ़ती, तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया था। अब वो जब बातचीत कर रही थी तो बातचीत के दौरान उसने मुझसे ये कहा कि कुछ ऐसा खराब बताया। मैंने कहा आप कैसे आ गई तुम वहां से निकल के? उसने कहा कि मैं तो हर रोज निकलना चाहती थी। अच्छा। लेकिन वहां से कोई निकल नहीं सकता। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ। वजह है? नहीं, मैं आपको पूछना चाहूंगी क्यों नहीं निकल सकते? ये बहुत ही अजीब सी बात है। देखिए, अगर आप एक बुरे परिवार में रहते हो, टॉक्सिक परिवार, आप निकल सकते हो। हाँ। आप एक बुरे रिश्ते में आप निकल सकते हो। हाँ। इसके लिए लॉ नहीं है क्या? नहीं निकल सकते। जो सीढ़ियों पर उन पर चढ़ गया वो आ नहीं सकता। ऐसे समझिए, जब पुलिस हिरासत में एक नॉर्मल आदमी भी चला जाता है जिसके कोई उसने जुर्म नहीं किया, लोग कभी कभी पुलिस को लाठी की तरह इस्तेमाल करते। किसी से रंजिश हुई तो इसको उठा लो जी, थोड़ा पैसा वैसा देंगे। वो कैसे निकलेगा पुलिस की हिरासत से कि जब उसके पास कोर्ट पहुंचेगा। हाँ जी। वहां जाके कहेगा साहब मैंने किया ही नहीं। हाँ। मुझे फलाने आदमी रंजिश में भेजा। उनके पास तो कोर्ट भी नहीं है, उनके लिए तो ये कंपल्सन भी नहीं है कि वो चली गई उस जगह और अब उनको ले जाके कहीं पेश कर दिया जाए कि सभी लड़की यहाँ है। उनका तो वही कोर्ट है, वही जजमेंट होना है। बस वो तो एक बार आ गई उस अदालत में या उस हिरासत में, फिर कोई कहीं नहीं। इतने छोटे कंजस्टेड से जीने 2 तरफ खुलते हैं, एक तरफ इधर किसी और का कोठा है, इधर किसी और का है। अभी देखिए, स्टेक होल्डर्स का एक अपना वहाँ होल्ड होता है। लड़की उतर भी जाए तो उतरने के बाद भी उसको वो दुकानदार बता देंगे नीचे के
जी, वो उतर शोर मचाएंगे, अरे लड़की निकल गई, जल्दी देख, जल्दी तेरी लड़की भागी जा रही है। ओह माय गॉड। रिक्शे वाले बता देंगे लड़की आ गई, जल्दी आ। पकड़ लेते, वापस छोड़ देंगे, इसकी लड़की है। उसके बाद टॉर्चर का जो सिलसिला है वो इतना तोड़ देता है कि भागने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। कोई कहे भी वो तब भी नहीं भागेंगे। वो लाख उसे आश्वासन दिलाए कि मैं निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से या अच्छी जिंदगी दूंगा, वो कभी नहीं सोच पाती। इतना ऐसा उनको वॉश कर दिया जाता है, जो हम कहेंगे वही सार्वभौम सत्य है, जो हम कहेंगे वो करना है। भूखा रखते होंगे। भूखा तो बहुत छोटी बात है, भूखा तो आदमी 2-3 दिन भी रह सकता है। हम फास्ट भी रखते हैं, रोज भी रखते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके वो क्या करते हैं। इंटरनल पार्ट में मिर्च डाल देंगे, चूना डाल देंगे। मैंने मरते देखा है 3 लड़की को। मुस्टंडे पाल रखे हैं, वो अलग तरह से सेक्स करेंगे, कोई भी चीज डाल के करेंगे। ये नहीं है कि वो सेक्स कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी। वो कोई लोहे की चीज हो सकती है, कोई लकड़ी की चीज हो सकती है, कुछ भी हो, कोई रोकने वाला नहीं। तो तैयार करना है, वो तो ट्रेनिंग है। वो तो एक ट्रेनिंग है कि पैर का अंगूठा डाल सकते हैं। इस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते। हर वो चीज और कैसे उनको एक्ट करना है, ये उनकी ट्रेनिंग के हिस्से हैं। जितना वो चिल्लाएंगी वो उनका कस्टमर का अल्टीमेट प्लेजर होगा, तो वो पैसे देगा, वरना लात मार के बाहर निकालेगा कि दूसरी लड़की तो ठंडी है। ये नहीं चाहिए। अच्छा, ये नहीं चाहिए। कैसे भागेंगी फिर, किस पर भरोसा करेंगी? किसी कस्टमर करती हैं, कभी कभी कस्टमर से भी कहती हैं निकाल दो, मगर वो तो जिस काम के लिए आया उसमें उसका इंटरेस्ट है, तुम्हारे निकालने में नहीं है उसका इंटरेस्ट कुछ भी। तो किससे कहें फिर? और कौन है उनके पास? उनका तो मजिस्ट्रेट, जज, सब कुछ वो औरतें हैं जो हमसे इस पेशे को करानी है। कैसे कहें उनको कि निकल जाओ? मेरे इतने चैलेंजेस हैं उनके सामने कि मैं भी देख रही हूँ, आप लोगों के सबके पॉडकास्ट को भी मैं भी देखती हूँ कभी कभी समय मिलने पे, कि नए लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि हमने 4000 निकाली, 2000 निकाली, 1000 निकाली। मैं नहीं निकाल पाई, मैं शायद यहाँ फेल हूँ। मैं तो 562 लड़कियां भी इतना मुश्किल से निकाल पाई हूँ, जिसमें हाथ पैर टूटे हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, शरीर में लोहा है और इतनी चोटें हैं कि जो अक्सर परेशान करती हैं। नहीं निकाल, लड़की को निकाल लिया तो फिर क्या? कहाँ डाला? कहाँ है वो लड़कियां? मेरे को ये जानना है। हाँ, जो मेरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब वो लड़कियां निकाली, जब मैं कैसे करती हूँ, हाँ, मेरा तो सीधा साधा फंडा, मैं केवल उस लड़की को निकालती हूँ जो मेरे साथ इतना दिन मैं एक काउंसलिंग प्रोसेस में जाती हूँ जी। वो भी खुला काउंसलिंग नहीं होती है। अच्छा। ना, पहले आई कांटेक्ट होता है जी। अगर कोई लड़कियां, इतनी सारी लड़कियां लाइन से बैठी, ये खिड़की पे झांक रही, मैं किसी को बुला के नहीं कह सकती यहाँ आना बात करूँ, कैसे करूंगी? मालकिन मुझे निकाल के बाहर कर देगी। मैं किसी लड़की से आई कांटेक्ट करके हल्का सा मुस्कुराती भी हूँ। मेरी वॉलंटियर्स को भी यही है, वो मैं देखती हूँ जब भी जाओ मुस्कुराओ, सब लड़कियों की तरफ मुस्कुराओ। जो तुम्हें देख कर तुम्हारी मुस्कुराहट का जवाब दे रही है, समझ लो तुम्हारा सॉफ्ट टारगेट है, उसको पकड़ना है यहाँ पे। फिर हम उसके साथ टच थेरेपी पे आते हैं कि पहले कभी कभी उसके पास गए, हाथ पकड़ लिया, आज क्या कर रही थी, कब उठी थी सो के, कुछ ऐसी नॉर्मल, छोड़ दिया, 1 सेकंड पकड़ के छोड़ दो। ये उसको ये लगे ना कि जकड़ रहा है कोई, छोड़े, जकड़ने वाले तो बहुत है वहाँ, वो छोड़ दिया। फिर उसने अगर नहीं छुड़ाया हमसे तो हमारी और होप आ जाती है, हमको थोड़ी उम्मीद की किरण आ जाती है कि अब ये हमारी थोड़ा सुनेगी। मगर इस प्रोसेस में मुझे 3 से 4 महीने लग जाते हैं, उसको गले लगाने तक मुझे 2 महीने लग जाते हैं। उन्हें भी तो विश्वास नहीं होता ना, क्यों करें वो? और वो क्यों मेरे गले लगने क्यों तैयार हो? जिसके गले लगी वो तो यहाँ बेच गया, तो क्यों होंगी तैयार? तो अभी जब मुझे लग जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊंगी, एक लड़की को मैं लगातार फॉलो कर रही थी, बात भी करती, वो मेरे से निगाह फेरती ऐसे करके, फिर भी मैं ऐसे करके कभी कभी देख लेती तो मुस्कुरा देती। एक बार हुआ ये कि मालकिन कहीं अंदर गई, अच्छा उनके बात क्यों नहीं करती है, तो उसने कहा ये मालकिन, मैं छोड़ दिया। मैं तीसरे चौथे दिन गई तो मुझे उसके ही निशान मिले, खुले गले रहते हैं, ये तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। तो मैंने, मालकिन भी चुके बैठी थी, मैं पूछे क्या, इशारे से, तो उसने ऐसे क्या मना कर देते, उसने कहा भूख, पैसा, सारी चीज चाहिए। मतलब कस्टमर ने किया किसी, इस कदर खसूट रखा था उसको कि जैसे बिल्ली के पंजे लगे हुए हों। क्या करना चाहता था समझ नहीं आ रहा मुझे। वो मेरे लिए पहला मौका था कि जब मैंने कहा कि ये अति है, मगर वो अति नहीं थी। अच्छा नहीं, जब एक आदमी पैर के अंगूठे से, उसके 60 साल का आदमी है, उसके उसकी सेक्स करना नहीं है, वो उसको पैर के अंगूठे से कर रहा है, उसके नाखून बड़ा हुआ है और अंदर से लहूलुहान हो जाती है।
वो चीखती चिल्लाती, वो उसका अल्टीमेट प्लेजर था। ये दिखाना कि मैं इस उम्र, बाहर नहीं बता रहा है कि मैंने कैसे किया है, इस उम्र में किया। और तो लड़की बताती है, जब उसने मुझे बताया कि मैंने कहा कैसे लगी ये चोट इतनी ज्यादा, कि वो कभी कभी मैं करती हूँ, थोड़ा जाती भी कर देती हूँ। मैंने मालकिन को गुस्से में मैंने कहा थप्पड़ इतने मारूंगी तो इसको कैसे ये से इतना ब्लीडिंग, नहीं पीरियड्स हो रही, मैंने कहा नहीं बिल्कुल पीरियड्स हो रही, करा रही है, चल नहीं रही है, पीरियड्स से नहीं है। और ये फैक्ट ये है कि पीरियड्स में मर्दों का कहना है कि और ज्यादा प्लेजर आता है, पीरियड्स में वो नहीं बैठ सकती चुपचाप। फिर उसने बताया कि पैर का अंगूठा, और वो, मैंने कहा कौन है वो, कि यही नीचे काम करता है दुकान पे। सोचो, मैंने उस आदमी को जब देखा, उसने उसका आइडेंटिफिकेशन बताया, मैंने देखा गंदा सा वो आदमी, शायद महीनों से कपड़े ना धुले हो, कभी जिंदगी में दांत में ब्रश ना किया हो, और पैर मतलब इतने गंदे, मेरे स्पेशली इसके पैरों पे निशान गए, तो नाखून पड़े हुए, इतने सख्त नाखून कि जैसे कभी कटे ही ना हो। ये वो लोग हैं, सडिस्ट हैं एक किस्म के, जिनको वो नाकाम है हर तरह से, कि वो सड़क पे जा रहे हैं, भले ही किसी की गलती हो, कार वाले की गलती हो, लेकिन उसको 2 थप्पड़ डंडा मार देगा ये सिपाही। वो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। घर में शायद वो पूरा कमा नहीं पाता, 500-600 रुपए कमा पाता है, और उसमें भी शराब पी लेता है, तो वो बीवी को कैसे फिर मैनेज करे, वो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। वो सुनती नहीं, वो 4 गालियां वो देगा तो 50 गालियां वो देगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है उसके तो साथ। दूसरे पे जाके वो वहां निकालता है कि ये वही काम तो कर रही है जो मैं बीवी के साथ करता हूँ, मगर इसको मैं कैसे मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ। तो इन अ वे वो अपनी माइंडसेट ये है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई बाय हर्टिंग। हाँ, और ये दिखाने के लिए मैं मर्द हूँ, क्योंकि वहां घर में उसकी मर्दानगी नहीं है, कोई नहीं सुनता उसकी, उसके बच्चे नहीं सुनते, उसकी बीवी नहीं सुनती। ताना कि घर में रोटी नहीं है, आज सब्जी नहीं है, आज ये नहीं है, सबसे फ्री होके चला जाता है, दारू पीता जम के, और ये 250 रुपए में एक औरत मिल जाती है उसको, क्या फर्क। 250 रुपए? 250 से 300 और कुछ नहीं। और आउटडेटेड हो जाए तो 100 रुपए भी, जिद करके कि मेरे पास कुछ नहीं आज खाने के लिए, मैं 100 रुपए ले लूंगी बस। मतलब कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो छोड़ दीजिए आप, उनका वजूद ही नहीं है। वो एक वस्तु है, जब एक जीने से आवाज होती है, भले ही वो चाय वाला ही आ रहा हो उनका, लेकिन वो सारी भाग के जाती है। एक कस्टमर आया होगा, और सारी इसलिए भागती हैं कि कस्टमर को के सामने एक्सपोज करना है खुद को, कि मैं इससे ज्यादा अच्छी, या मैं इससे ज्यादा अच्छी, कहीं कस्टमर्स की कमी ना रह जाए। अगर दिन भर में 15 से 20 कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया, तो फिर उसके लिए रोटी भी नहीं है शायद। तो वो अगर आप इमेजिन करें, मैं देखती हूँ अपनी आंख से कि मैं भले ही बैठी हूँ, मेरा इतना लिहाज थोड़ा करती हैं, या मालकिन करती है कि वो कह दें कि जब तक दीदी बैठी ना, तो कस्टमर को भी कह देंगी धीरे से कि जाओ, लेकिन वो लड़की अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती, वो खुद से भागती है कि आज तो अभी 3 कस्टमर हुए हैं या 4 कस्टमर हुए हैं, और अगर कोई नहीं आया फिर क्या होगा। इतने सालों से आप इस काम में हैं, ये तो आपने एक मालकिन, और आपने जैसे देखा जबरदस्ती, क्या ऐसे भी होते हैं जो इसको शौकिया कर रहे होते हैं? मैं अपने पर्सनल हरगिज नहीं, उस जगह पे नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ, जब हम थोड़ी हाई सोसाइटी में जाते हैं वहां तो शौकिया, वो शौकिया है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं आप लोगों से ये बात की मैं तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ कि वो खराब, अगर मेरी मदर भी होती ना, तो मैं आज उनसे भी पूछती कि वो खराब औरतें नहीं है अम्मा, खराब औरतें ये लड़कियां हैं जो पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं। मैं डेटिंग एप्स की बात कर रही हूँ। हाँ, डेटिंग एप्स, किसी चीज को भी मैं बुरा नहीं बोलूंगी, सब कमाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज को कैसे यूज कर रहे हो। ओपनली तो अब तो नया टैग है ना, माई बॉडी माई चॉइस, है ना, माय बॉडी माय चॉइस, है ना। उनकी तो बॉडी पे भी चॉइस नहीं है। कल्पना करके देखिए, लोग उन्हें खराब औरतें कहते हैं, और ये हाई प्रोफाइल सोसाइटीज है। तो और इससे भी कड़वा सच में बताती हूँ आपको, जो मतलब अजीब तरीके से मेरे सामने आया कि मुश्किल से पूरे मुट्ठी भर एनजीओ हैं, 4 या 5, अच्छा, हिंदुस्तान भर में जी, जो इन एरियाज में काम करते हैं, बस मुश्किल से। अच्छा, जो रियल काम कर रहे हैं, जो वाकई काम कर रहे हैं। हाँ। अभी नया ट्रेंड चला है कि लोग, सपोज करो कोई बड़ा अधिकारी इस शहर में पोस्टेड है, हाँ जी, उसकी किसी एनजीओ वाले से दोस्ती भी है, तो उसे जब वो मेरठ जाएगा, यार मेरठ आओ, किस दिन रेड वेड करो, तुम्हारी रेड करा देते हैं। उसका तो ये काम ही नहीं रेड का, कहेगा ठीक है तुम करा दोगे, हाँ मैं करा दूंगा। तो आ जाता है वो तथाकथित उस एनजीओ को लेके आता है,
उन सज्जन के जरिए पुलिस में पैठ बना के चलो जी रेड करनी है। बिना वजह, मतलब बस बिना वजह, कोई शौक, शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं कोई है। कंप्लेन नहीं, बट हाँ, अभी मैं रेड करना कर रही हूँ एक, अच्छा, परसों की रेड पे जी, तैयारी चल रही है उसमें, और कोई शिकायत नहीं, किसी के पेरेंट्स नहीं, किसी नीचे वाले ने कोई शिकायत नहीं की भी अश्लीलता हो रही है, जी, किसी ने कुछ नहीं किया। रेड की 21 लड़कियां और एक कस्टमर। अच्छा, इमेजिन कर सकते हैं आप, ये वेश्यावृत्ति है। हम्म, उठाया बंद कर दिया क्योंकि उनको अपने आप को लाइमलाइट में लाना था। अभी नया मैं ये बताती हूँ कि किन्हीं सज्जन ने, मैं थैंक्स टू ऑल पॉडकास्टर्स, मुझे अभी फोन किया, मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे जानती हैं? तो मैंने कहा जानती हूँ, तो भैया नाम वाम भी बता दे। जी, बहुत मुश्किल से उसने अपना नाम बताया, तो मैंने कहा ठीक है बता, क्या क्या तू तो वहीं रहता था? तो बोला नहीं बहन जी, अब मैं यहाँ तो नहीं रहता, मैं तो बहुत दूर चला गया क्योंकि मैं बर्बाद हो गया। वो इतना बड़ा फर्नीचर का व्यवसायी, अच्छा, सबसे बड़ा उसका शोरूम, अथाह पैसा, और एक औरत के पीछे बर्बाद कर दिया वहां। उससे 2 बच्चे, बच्चों को दी बेस्ट स्कूल में उसने एजुकेशन दिलाई, और कभी भी उसको ऐसे धंधे में नहीं डाला। ये उस औरत को भी पूरा सम्मान दिया, अपने माँ बाप को भी कन्विंस किया कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली, इसको कुछ नहीं कहना। अभी क्रेड होती है, बाहर से कोई एनजीओ आता है जिसका कहीं किसी सर्कल ऑफिसर से संबंध था, वो पहले उनके शहर में रहे, वो उन्होंने आके रेड के लिए बुला लिए। रेड होती है, रेड में वो महिला भी पकड़ी जाती है जो तो रेड, वो तो अच्छा, बेशक रह तो वहीं रही थी। रेड में कोई मतलब नहीं कौन है, हाँ, उठाओ भेड़ बकरी की तरह एक वज्रवाहन में ठूस दो। ठीक है, वो महिला भी पकड़ी गई, वो जेल चली गई। अच्छा, हाँ, जेल के बाद छूट के आई, तो उन्हीं सज्जन ने, वो जो एनजीओ के हेड है, हाँ, उन्हीं सज्जन ने उसको अब अपने असली रूप में वो आए, अरे मैं तो तेरे से शादी कर लूंगा, दोनों मिलकर करेंगे ये काम। अब वो उससे तथाकथित शादी कर लेते, मेरे पास फोटोज हैं उन सब चीज के, मैं बिना प्रूफ के हाँ, कोई भी बात आज तक नहीं कही है। शादी कर लेते हैं, फिर उसका भी एक एनजीओ बनवाते हैं, और कटु सत्य ये है कि 4 दिन पहले वो औरत फिर से धंधा करती हुई जेल गई है और उसके। वो बच्चे भी, मतलब वो दूसरा आदमी उसको विश्वास कर रहा है। अरे उसी आदमी ने की इसलिए कि ताकि अब कमाई बन जाए। ओ माय गॉड, हाँ, इसमें क्या रखा है कि मैं रेड करूं और लड़कियां निकालूं, मेरा क्या फायदा? मेरा फायदा तो इसमें ना कि ये कमा दे। उसके दार्जिलिंग में शानदार मकान है, उस औरत का होम स्टे उसका चलता है। और फिलहाल जो उसको अब उस आदमी ने मुझे क्यों फोन किया, मैंने कहा तू तो कभी मेरे से तूने बात नहीं की जब तू बर्बाद हो रहा था। मैंने कई बार कहा अपने घर चला जा बेटा, कुछ नहीं रखा इस सब में, तू तो नहीं माना। और मैंने कहा तुझे याद होगा कि शराब पी के तू किस तरह हंगामे कर रहा था। बोला जी अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी बेटी को उसने धंधे में डाल दिया, जिसको इतने हाई स्कूल में पढ़ाया, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती उस स्कूल में एडमिशन भी नहीं होते आसानी से, और वो अब हाई प्रोफाइल होटल्स में जाती है, और बस वो दुख है मुझे। कमाल है, कौन से लोग हैं ये, मेरे ये को बहुत देखिए, हैरानी लगती है ये एनजीओ संचालक, मुझे उस दिन से अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं अब कैसे कहूंगी कि मेरा एनजीओ कुछ भी, मतलब कुछ भी कमाने के लिए। ये जो बात आपने कही ना, मैंने उस पर जवाब दिया, क्योंकि हम अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो जिम करते हैं जैसे आजकल सब जाते हैं, बहुत सुंदर यंग एज में जिम जाती थी। तो जो जिम का ओनर था उससे उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, एंड जैसे रोज सुबह जाते हैं तो आप मिलते हैं, तो उसने क्या किया, वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाता था जिम में, सभी जिम वाले चलाते, हाई प्रोफाइल। उसने उसकी जिम में कुछ फोटोज क्लिक करी और उनको वायरल कर दी होगी, और उसका फोन नंबर भी, क्योंकि फोन नंबर भी आप देखो, उसको अजीब अजीब कॉल्स आने लगे, और वो किसी ना किसी के लव अफेयर में, मैरिड लेडी बच्चे के साथ फंस गई, एंड आज वो नहीं है, उसको कौन सी डिजीज हो गई, उसने आगे बेच दिया, उसने आगे बेचना, आई विल नॉट से द करेक्ट वर्ड, ऐसे ही फ्रेंडशिप करा दी, फिर वो शराब पियो, यू नो ऑल दोस थिंग्स। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, कमिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो, इतने देश हैं, सब जगह ये सब होता है। आपके हिसाब से जिसको ट्रेंड बोल रहे हैं लोग, आपकी क्या उसमें, आपकी क्या सोच है, आपको क्या दिख रहा है, ये बताइए। मुझे ये दिख रहा है सच में कि आप लोग आखिरी पीढ़ी होंगे जो संस्कृत और सभ्यता की दुहाई दे पाएंगे। जिस देश की बेटियां नाशाद है, दिल पे रख के हाथी कि ये देश क्या आजाद है? नहीं है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे, और कहाँ लगा रहे? ट्रक के पीछे। किसी और, मुझे अब देखना आपको, और से आपको ट्रक, छोटा हाथी, इनके पीछे के अलावा कहीं और दिखता है?
कहीं नहीं दिखेगा, किसी प्राइवेट गाड़ी पे, किसी बस पे, किसी भी चीज पे, और उन्हीं ट्रकों के जरिए लड़की सप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता, वहीं होता है। दलालों का प्रवेश वर्जित है, सबसे ज्यादा दलाल पुलिस में पाए जाते हैं। बाल श्रम निषेध है, सबसे ज्यादा बाल श्रमिक पाए जाते हैं। इसी तरह ट्रक का है, ट्रक में लड़कियां सप्लाई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके खुश हो रहे हैं हम उस देश में हैं जहाँ गार्गी, अहिल्या जैसे लोग थे, और आज कहाँ हैं? ये पोल्स पे खड़ी हैं लड़कियां और कहती हैं हमारी मर्जी। और मैं तो आपके शहरों में देख के हैरान हूँ, छोटे शहरों में से मैं निकल के आई हूँ, सिगरेट हाथ में है, अभी भी देख रही हूँ बच्ची जा रही थी, जली सिगरेट हाथ में थी, दूसरे मैच बॉक्स जैसा कुछ ले रही है, और बस ऐसी जाती इत्मीनान से सिगरेट पीते हुए जा रही है। आधा दिख रहा है शरीर, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, आप अपना पूरे शरीर पूरा दिखाएं आधा दिखाएं, वो आपकी मर्जी। लेकिन क्या क्या मिल रहा है इससे? उनको पता ही नहीं पता। आप जैसे बच्चे मुझे पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र के हैं, इतने सौम्य, इतने सभ्य तरीके से बात करने वाले, ये इस पीढ़ी के बच्चे नहीं है क्या? आप सभी इस पीढ़ी के बच्चे नहीं है क्या? सोच रहे हैं हम बर्बाद कर दिया इन कॉर्पोरेट कंपनीज में हमारे बच्चों को। तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम बर्बाद हुए। आज हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप लोगों को बर्बाद कर रही है, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। और ये पीढ़ियों का कहते हैं ना कि लम्हों की सजा पीढ़ियां गुजरती हैं। बिल्कुल, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और एक दिन स्वाइप हो जाएगा। ये भी आप देख लेना, प्रकृति ने सब स्वाइप कर दिया, एक दिन ये भी सब होगा। यही होती है प्रलय। वो कहते हैं ना कि पुरानी मिली, हस्तिनापुर की चीजें मिली और यहाँ की मिली, एक दिन मिलेगी ऐसी। और इसका इस बार भार औरत पे होगा, हर बार औरत पे रहा, चाहे द्रौपदी पे रहा, चाहे सीता पे रहा, आज भी औरत पे रहेगा। हजारों बच्चे, मैं कम से कम 42 मुकदमे झेल के बैठी हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, एक लड़की निकालती हूँ, अगले दिन मुझ पे मुकदमा होता है। ये तो कौन करता है मुकदमा? ये पुलिस वाले। हाँ, उनको बुलाएंगे, अरे करो तभी तो मानेगी, लेकिन मैं तो नहीं मानी। हालात ये, मीडिया का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, थैंक्स टू ऑल मीडिया, मेरा बहुत साथ रहा। आज भी इतना है कि अगर कोई भी बात होती है स्पा में कहीं भी, तो दीदी ये हो रहा है, जैसे देख लो, सब इतनी सूचनाएं भी देते हैं। हालत ये थे, एक पेज पे छप रहा है, काफी बड़ी ये खबर छपी, संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। जी, बड़ी सी खबर, एक लड़की हमने 15 मिनट में निकाल दी थी, जो इनको 20-25 दिन से नहीं मिल रही थी। दूसरे पेज पे अगला खोलती हूँ तो उसमें लिखा है कि संकल्प की अध्यक्ष और उनके 5 सदस्यों पे अपहरण, पैसा वसूली, और क्या है कुछ और भी था, इसका मुकदमा दर्ज। और देखिए वो कैसे, उसका कंट्राडिक्शन कैसे हुआ। उसमें जो जगह दिखाई उन्होंने, उस एरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर, ये फलाने डॉक्टर, उस डॉक्टर का भी इसमें कुछ रहा होगा। भाई तुमने अपना नाम कैसे आने दिया? मैंने तो फिर जब लिख रहा है वहां ना कि उस डॉक्टर की दुकान के सामने हमें रोका, उनके साथियों ने, उन्होंने मारपीट के हमारे 50,000 रुपए छीने और कहा कि ये हर महीने पहुंचा दिया करो वरना अच्छा नहीं हो। और हम उनकी पकड़ से बड़ी मुश्किल से छूट के आई। अब हमने तो पार्टी बना ली, हमने वकील साहब से कहा कि साहब उसके पहले डॉक्टर को बुला लो ना, तेरी दुकान के सामने हुआ है तो सीसीटीवी कैमरा लेके आ भाई उस दिन का। डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो तुमने नाम कैसे देने दिया? आओ सामने की भी, मेरा कोई मतलब नहीं ना, मेरे यहाँ कोई घटना, इतनी घटना हो गई पता ही नहीं, चलते फिरते बाजार में, और आपको पता ही नहीं। तो ये एक ऐसा सिलसिला था जो निरंतर 32 साल से चल रहा है। आपको डर नहीं लगता? या आपके घर वालों को, जैसे बच्चे? देखिए ये मैं सच्चाई ये है कि मैंने अपने घर वालों को एकदम अलग रखा। हाँ। मैंने कभी सामने नहीं आया, कोई मेरे हस्बैंड को नहीं पहचानता, कोई मेरे बच्चों को नहीं पहचानता, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर उनको जरा सी भी आँच आई तो फिर मैं शायद टूट जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी नहीं, मेरे कभी वो ऑफिस में नहीं आए, मेरे कभी कार्य क्षेत्र में किसी ने दखल नहीं दिया, और पर आपको फ्रीडम पूरी दी? पूरी फ्रीडम दी। उन्होंने अपना रिश्ता मेरे साथ ऐसे निभाया, इतने बचपन में शादी हुई कि मतलब वो नहीं है अब दुनिया में। अच्छा। और उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फ्रीडम जो आपने कहा शब्द, उस पर मैं कहूँगी ये फ्रीडम थी। मैं उसका दुरुपयोग करती, वो उच्छृंखलता थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वही हम कर रहे हैं, माँ बाप फ्रीडम सब बच्चों को देते हैं, मगर उसका दुरुपयोग कैसे बच्चे कर रहे हैं ये समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है शुगर डैडी। अभी तो हम एक स्त्रियों की बात कर रहे हैं जिनको हम सेक्स वर्कर्स बोलते हैं, या काफी पॉडकास्ट में मैंने सुना आपने बोला वो उसको अपना कैरियर समझती है या प्रोफेशन समझती है। कमिंग टू शुगर डैडीज, बड़े उम्र के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, आपने देखा है? देखिए मैं अगर इसको शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट ना करके इसको मैं जिगोलो से जोड़ के देखूं। जिगोलोस, या
और वो कौन कर रहा है? ये एक चेन है। अच्छा आप एक तरफ कह रहे हैं स्पा स्पा, आपके ये मसाज पार्लर्स, जी, ये बिल्कुल अड्डे हैं। पक्का, पक्का, चाहे कितना भी प्रोफाइल हो। कितना भी अच्छा वहां जिम शिम करके लड़के तैयार होंगे, अरे वही तो दे रहे हैं रास्ता। हाँ, कैसे किसी को पता कि किसी के घर में जाओ और सेक्स करना है आपको जाके? जी वो कोई दुकान थोड़ी खोल के बैठे हैं रेड लाइट एरियाज की तरह वो बच्चे। हम्म, उनको तैयार किया, फिर उनसे पूछा जाता है कुछ कमाओगे? मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात क्योंकि ये मेरे सामने हुई है। अच्छा एक बच्चा मेरे पास आता है, मैं बर्बाद हो गया और मैं देख रही हूँ लंबा चौड़ा 6 फीट का लड़का, ये क्या बर्बाद, तेरी अच्छी खासी बॉडी, सब चीज ठीक है, और नहीं मुझे अकेले में बात करनी है, चलो कर लो भाई। वो कहता मैं जिगोलो। अच्छा मुझे नहीं पता था जिगोलो क्या है तब तक। मैंने कहा भाई ये क्या कि मेल प्रोस्टिट्यूट हूँ। ये क्या करते हो, ऐसे कैसे? बोले जी ये ऐसा है कि मुझे बताया गया कि आपको 50,000 से शुरुआत हो सकती है और बड़ी उम्र की औरतें हैं उनके पास आपको जाना होगा, अच्छा पैसा देंगी वो, तुम पर डिपेंड करता है, हमारा कमीशन हमको 10% पहुंचा दे रहना, तुम कितना कमाओगे। कि मैं गया, मैं शॉक थी, मैं कहा तुमको शर्म नहीं आई? कितनी उम्र थी उस औरत की? मैं कहूंगी 55-60 के बीच की। मैं कहा तुमको जरा लिहाज नहीं है कि ये मेरी माँ हो सकती है? वो उसने कैसे झुका लिया बजाय जवाब देने के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि फिर एक चैन बन गई, वो मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करने लगी, मुझे पार्टीज में ले जाने लगी, और वो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं कि मैं उनके आगे जा ही नहीं सकता। मैं उनके हस्बैंड्स को पता है कि नहीं, वो सब बिजनेस टूर्स पे रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, किसी को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, किसी कुछ नहीं पता। और जो उसने बहुत वितृष्णा से मुझे, मतलब बहुत ही अजीब से भाव से कहा कि अब जाके समझ आता है मैं कैसे गया उन औरतों के पास, कि वो मोटी थुलथुल सी औरतें भारी भरकम मेकअप करके जिनकी शक्ल देखने को जी ना करे, और ऐसी औरतों के साथ मैंने सेक्स किया पैसे के लिए। और मैंने कहा आप क्यों आए फिर मेरे पास? बोले मैं इसलिए आया कि मैं बर्बाद हो गया, मैं ना शादी के लायक हूँ, और मुझे डर लगने लगा शादी के नाम पे भी, और वो औरतें मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा कैसे? और कहती हैं कि तुम्हारी वीडियो दिखाए, हम अपने पति को कहेंगे तुमने जबरन किया हमारे साथ। मैंने कहा बेटा थोड़ा उसकी 2-4 दिन हमने लिए काउंसलिंग में, उसके साथ बात करते रहे, और बताओ बेटा और क्या हुआ, और सब विश्वास उससे हो गया। एक दिन फूट फूट कर रोने लगा, बहुत रोया। फिर उसने कहा उन्होंने कह दिया हम तेरी शादी नहीं होने देंगे, और शादी हो जाए तब भी तुझे आना होगा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा, आप मुझे बताओ। तो फिर मैंने उसको समझाया बेटा वो बड़ी औरतें हैं बड़े परिवारों की, वो कभी सामने नहीं आएंगी, अपने पति की इज्जत के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए वो तुझे केवल धमका रही है जिससे तू जाता रहे, क्योंकि मैं ही थोड़ी हूँ, मेरे जैसे तो पूरे शहर में 50 लड़के हैं जो इस सब काम में है। अब सोचिए जब मेरा शहर में ये हालत है तो आप जैसे बड़े शहरों में क्या हो। तो ये ऐसा हमने खुद ही नाम दे लिए सब चीज के, शुगर डैडी हो गए, ये जुगोलो हो गए, ये और सबसे खराब औरतें कौन? वो जो वहां बैठी हैं, जो आपकी जातियों की शिकार हैं, जो समाज की गंदगी की शिकार हैं। मुझे ध्यान आ रहा है हम प्रीमियम प्रॉपर्टीज में रहते हैं, हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट्स, कहने को अमीर अमीर लोग, दिल इतनी समझ और भी इतनी छोटी, समझ से भी ज्यादा तमीज इतनी सी है ही नहीं। वहां पे स्टूडेंट्स हाँ उन उस पे रहते अपार्टमेंट्स में हाँ स्टूडेंट्स पे हाँ उस दिन कोई बता रहा था मुझे कि हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं तो कॉलेज स्टूडेंट को, मतलब 60-year-old लेडी, क्या तुम्हारे शरीर में होगा 60 साल की औरत में, ठीक है, तुम वो कॉलेज स्टूडेंट सेकेंड ईयर कितने का होगा, 22-20 साल का बच्चा। तो आजकल क्योंकि खाने पीने की वजह से सबके शरीर भारी भारी लगते हैं, वो बुला लेते हैं। तो मतलब अगर मुझे समझ भी नहीं आता है ये कि आप कैसे, आपका कॉन्शियस कैसे अलाउ करता है, नहीं मुझे समझ में आता ये क्या, मतलब लड़कों के लिए भी मुझे आता है कि तुम तो देखते हो जब लड़की देखने जाते हो तो सब ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और वो औरतें क्या, तो रेड लाइट एरिया माँ याद नहीं आती जी, रेड लाइट एरिया में नहीं हो रहा है, पर थोड़ी बेटर जगह पे हो रहा है, पर हो वही रहा है, हो वही रहा है। रेड लाइट एरिया में तो वो इतनी किस्मत की मारी हुई है। और क्या आप लोग सोचते हैं कि ये केवल वो हैं जो गरीब औरतें? नहीं, हाई प्रोफाइल लड़कियां भी हैं जिनको प्यार में जिम जैसे लोग, जिम से निकले हुए लड़के जो इन्होंने तैयार कर रखे हैं, इनको भेजती हैं, वो बढ़िया फर अंग्रेजी बोलते हैं, जो 15 से 18 साल तक की लड़की फंसाएंगे, और वही हमारा सबसे संवेदनशील वक्त होता है जब हमारी बच्ची फंस सकती है आसानी से। माँ बाप क्यों नहीं उस वक्त बच्चों पे ध्यान देते? ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उनके दोस्त बनिए, उनके साथ बातचीत करिए, क्यों नहीं कर सकते?
मैं अगर इतने पीछे जाऊं तो हमें तो याद है कि हमारी माएँ तो हमसे बहुत सारी बातें करती थी और सुना के करती थी। ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट करनी है, बैठी है अपने ग्रुप में हमारी और पड़ोस की तहेरी चचेरी कुछ भी आ गई और उनसे बात करी, अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, हम सुन रहे हैं, डर भी रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? और फिर कहेंगे लड़की खड़ी है, चलो छोड़ो, बस ये सिर्फ दिखाने के लिए, सुना तो दिया, अब कह दिए लड़की खड़ी। आज तो माँ बाप कहते हैं कि 18 की हो जाती है तो लड़की कहेगी, लड़का भी कहेगा नौक करके आया करो, ऐसे बिना नौक किए मत कहो। अच्छा भैया, ये भी फोन तो आप देख ही नहीं सकते, इस तरह के लॉक लगे हुए हैं कि आप खोल भी नहीं सकते, कभी लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। और फिर आप महिमा मंडित भी तो कर रहे हैं। देखिए OTT पे आप क्या परोस रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं जब जिगोलो की बात करती थी तो लोग कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी तो आपने देखा CA टॉपर, हाँ, अभी ताजा तरीन आई है रंगीन। हाँ, ये क्या है, कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, आता तो समाज के बीच से ही है ना। ये भी कोई कहानी बनाने वाले स्पेशल तो कहीं है नहीं, माइंड में तो होता नहीं, वो होता है जो समाज में उस वक्त घटित हो रहा होता है जी। उसी को लोग आ जाते हैं आपके, फिर उस पर सेंसर नहीं है OTT पे। आपका तो बेडरूम आपको सब कुछ दे रहा है कि आप मिर्जापुर देख रहे हैं जिसमें वो ससुर के साथ सोती है, पति के साथ तो ऑब्वियसली सोती है, फिर सौतेले बेटे के साथ, और बच्चा पति प्रेमिका पैदा करती है। तो ये क्या दे रहे हैं आप। और बरसों बरस पहले एकता कपूर ने शुरू कर दिया था, ये पति पसंद नहीं, दूसरे पे चली गई, दूसरे ने फिर उसके पास आ गई, क्या कर रहे हैं आप। तो मतलब कि जिनको नहीं भी पता है तो हाँ, आप ऐसी चीजें बना के हाँ, उनको नॉलेज दे रहे हैं, आइडियाज भी दे रहे हैं, आइडियाज भी दे रहे हैं, और सेंसर नहीं है, आप खुली गंदी गालियां दे रहे हैं। हाँ, खुला सेक्स कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी सीरीज थी आश्रम, है ना, क्या जरूरी था प्रकाश झा साहब को, जो इतने संवेदनशील निर्माता निर्देशक हैं, कि अश्लीलता भी परोसें साथ में, वो दिखाना जरूरी था कि बाबा कैसे सेक्स करता है, कैसे लड़कियों के साथ ज्यादती करता है, कैसे वो उनको वो करता है, उनका लड़कों को मतलब अंग भंग करता है उनका, ये जरूरी था दिखाना क्या, उसके बिना भी चल सकता था। ये तो पता लग रहा ना, बाबा कमरे में ले गया तो ऑब्वियसली उसके लिए लेके गया, जबरन लड़कियों को इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, ये परोसना ज्यादा जरूरी था। और एक फिल्म बनी है अभी उदयपुर फाइल्स, हमारे यहाँ के बच्चे ने एक ने बनाई है, उसमें 74 कट लगाए हैं सेंसर ने कि हिंसा है, और ये क्या OTT पे सेंसर ही नहीं है। तो यानी कि आप कह रहे हैं भाई हम सब दिखा रहे हैं, देखो आराम से, फिर ये यूज करो, ये सब चीज आइडिया ले लो। और फिर आप बालिग हो गए तो आपको कोई नहीं छू सकता, हम बालिग हैं, हम कुछ भी करें। ऊपर से लिव इन को आपने मान्यता दे दी। हाँ, ये बहुत एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये एडल्ट्री है, आप पर पुरुष से संबंध रखे स्त्री, वो भी एडल्ट्री की मुलजिम है, और पति रखे पत्नी से शादीशुदा होते हुए वो भी है। लेकिन फिर साथ में क्या लगाते हैं कि लिव इन में रह सकते हैं आप, लिव इन में जो बच्चा पैदा होगा वो तो सारे हकूक का हकदार है, बस वो औरत नहीं होगी उसकी, औरत को आप यहाँ भी दे रहे हैं पीड़ा, लिव इन में तो रहे, उससे बच्चा भी पैदा कर लो, उसको तो पति की उस आदमी की संपत्ति में से हिस्सा मांग सकता है वो, आपका कोई मतलब नहीं, आप छोड़ उड़ जाओ। तो फिर वो औरतें को खराब है, यूज एंड थ्रो तो आप कर रहे हैं अपने आप को खुद, उनको तो लोग कर रहे हैं, और उनके तो 25 साल की उम्र के बाद में उनका तो सो कॉल्ड कैरियर भी नहीं है, और फिर बोल देंगे कि तो औरत ही खराब थी, औरत खराब थी। हाँ, मतलब बहुत आराम से बस एक वो टैग दे दिया कि वो औरत खराब है। और उन औरतों का तो ये कि 30 साल के बाद वो कहाँ जाए, वेरी ट्रू, और एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में। तुम तो सती सावित्री बने हुए हो, फिर भी ये सब करके भी किस जगह की हम बात करते हैं। देखिए अगर इसमें समाज जागरूक नहीं होता है राशि, तो ये आखिरी पीढ़ी हो गए आप लोग, हम तो जाती हुई दुनिया है, हमारी आती हुई दुनिया आप है। अगर आप अब भी नहीं सुधरे, पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, नहीं बचा पाए तो शायद हिंदुस्तान की संस्कृति का कोई नाम लेने वाला नहीं। सही कह रहे हैं आप। आपने बहुत काम किया यूनिसेफ क्राई के साथ और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में सबको बताइए, कैसे आपको हेल्प मिली। देखिए यूनिसेफ मैंने अप्रोच कभी किसी को नहीं दिया, सच्चाई तो ये है, कभी नहीं किया जी। मैंने ना कोई कभी प्रोजेक्ट बनाया, ना मैंने, मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट भी क्या, बस फुर्सत ही नहीं थी, सच बात तो ये है। उनके बारे में सोचने में, अगले दिन की तैयारी करने में समय नहीं थी। यूनिसेफ ने मुझे जब अप्रोच किया तो ये पहला मौका था कि वो किसी एनजीओ को पार्टनर बनाने जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने मुझे 4 साल लगाए। अच्छा। 4 साल तक वो मुझसे कुछ कुछ मांगते रहे, मैं देती रही, और मैं तो चुप बैठ जाती थी, मैंने कभी अप्रोच किया नहीं। और पहली बार जब मुझे ये कहा, देखिए चैलेंजेस हर जगह रहे मेरे सामने, मुझे पहली बार उन्होंने कहा कि एक मीटिंग, ये 2004 की बात है, सॉरी 2006 की बात है, कि आप एक आइए, एक मीटिंग है आपके साथ,
और कुछ और एनजीओ को बुला रखा है, तो हम लखनऊ गए। लखनऊ जाना था, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, और देखिए दिन में हम पे एक हमला होता है। मैं बहुत बचने के बावजूद भी यहाँ उसने कुछ एक हॉकी जैसा कुछ ले रहा था, जैसे लग पाई मेरे, जितनी मैं बचती जब तक, तो मेरी ये कलर बोन टूट गई। माय गॉड। हाँ, मैं दर्द से इस कदर बेहाल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। और रात की मेरी ट्रेन थी चंदी से। मैं किसी तरह से घर ऐसे ही हाथ को पकड़ के आई। तो यहाँ वो तो होता नहीं, कॉलर बैंड बनता है, वो बंधा दिया। जिन्होंने कहा मत जाओ, मैं देखना चाहती हूँ लोगों की सच्चाई क्या है। बड़ी एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, मैं देख लूँ एक बार। पोलियो बहुत काम किया है। मैं इसी हालत में गई, दर्द से कराते। और देखिए मैं बाहर सूट नहीं पहनती। मैंने सूट पहना, वो यहाँ से फाड़ा, उसमें यहाँ पिन विन लगा के किसी तरीके से ऐसे ही मैं गई। एक अपने साथ मेरे कोई ना कोई रहता ही है, लेकिन और वहाँ पे बड़े बड़े एनजीओ थे जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे थे। और तो मुझे लगा कि कहाँ आ गए हम। फिर मुझे जिन्होंने कहा था, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ जो नहीं है, यूनिसेफ की यहाँ कंट्री हेड थी, उन्होंने मुझे कहा अतुल जी हमें आप पे बहुत भरोसा है, और मैं समझती हूँ कि अब आप इस बुरे हाल में आई हैं तो जरूर आप हमें कोई ना कोई मैसेज दे के जाएंगी, हम आपके साथ काम करेंगे 100%। अच्छा ठीक है। अभी मैंने अपने आप को शांत करा। फिर उसके बाद मैंने जितनी कठिन हिंदी बोल सकती थी मैं, वो मेरी आदत में भी शुमार है, मेरी उर्दू में से हिंदी रहती है। तो उन्होंने कहा रुकी 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 प्लीज प्लीज, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे भी तो नहीं आ रहा था इतनी देर से। ठीक है तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, लेकिन तुम वो फ्रांसीसी अंग्रेजी बोल रहे हो, अमरीकी अंग्रेजी बोल, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम आधा क्या कह रहे हो। यार दुभाषिया रख लो, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और वो दिन तो जब तक मैंने काम किया यूनिसेफ के साथ, मैंने परफेक्टली हिंदी में भेजा, उनके बिल्स बना के सब चीज, लेकिन यूनिसेफ ने मुझे इतनी फ्रीडम दी, इतनी फ्रीडम दी कि मैं 3000 बच्चों को होम प्लेस कर पाई। घर गए 3000 बच्चे मात्र 10 महीने में। लगभग 10,000 के करीब बच्चे हमने चिन्हित किए, और 3000 ऐसे बच्चों को घर भेज पाई। और मालूम है लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है प्रशासनिक तौर पे, किससे भेज दिया मैंने। बहुत से बच्चे तो आधार कार्ड से चले गए, आधार कार्ड उनके पास नहीं था। अच्छा। उनके जैसे ही हमने सेंटर पे जाकर हथेली लगाई, उनका पूरा डिटेल खुल के आ जाता था। मैंने इतना सा काम तो आप भी कर सकते थे। ये बच्चे स्टेशन से भटक रहे हैं, ये फ्लड पी रहे हैं, इनको होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उनके माँ बाप रो रो के बेहाल हो रहे होंगे। ऐसे 3000 बच्चे सोचिए केवल 10 महीने में। और वो इतना बड़ा था कि यूनिसेफ ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। अल्टीमेटली मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बंधन महसूस होता है, फिर मैं आपके अकॉर्डिंग करती हूँ, सॉरी टू से। मैं नहीं किया उनके साथ आगे। उसमें बहुत सारी पुलिस ट्रेनिंग की, बाल मित्र पुलिस अधिकारी बनाए हमने, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप्स बनाए, पर मुझे बहुत, और क्राइम मुझे बहुत सपोर्ट किया। इंडिविजुअल मेरी फेलोशिप थी, क्राइम कपूर फेलोशिप थी, तो बहुत सपोर्ट किया हमेशा। ना मेरा देहाती बातचीत में उनको कभी परहेज हुआ, ना मेरे ऐसे भी, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने से बोलती हूँ पर ऐसे नहीं। सेक्स टूरिज्म क्या होता है? देखिए ये अगर मैं कहूँ 2010 से पहले तो मुझे भी कभी समझ नहीं आया था। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो मैं सोचती थी कि भाई लड़कियां घूमने फिरने जाती हैं वहां को सेक्स के पैसे के लिए सेक्स करती हूँ किसी के साथ, लेकिन असलियत ये नहीं थी। असलियत ये थी कि अचानक से यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए दिल्ली में, तो कुछ लोग जो हमारे यहाँ रेग पिकर्स थे और कुछ इस तरह के लोग, वो उनमें से कुछ 4-5 लोग मेरे पास आए ढूंढते ढूंढते डरते डरते से कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई। क्या ज्यादती हो गई? बोले जी वो कोई हमें पैसे तो दे गया, हमारे बच्चे ले गया, और जब बच्चे आए तो बहुत बीमार हैं बच्चे, उनको क्या हुआ है, हाँ हमारी मदद करो। मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ भाई मेरा। कौन से बच्चे जो पार्ट ले रहे थे? जो बच्चे मतलब कुछ लोग आए मेरे पास, उनके बच्चे खुद के। अच्छा। मैं वहां गई, कूड़ा बीनने वाले बच्चे अलग से जैसे पॉलिथीन डाल के रहते हैं इनकी जो अपनी झुग्गी झोपड़ी, उनमें से वो बच्चे आए, और वो माँ के पीछे छिप रहा है, कोई इधर को, कोई आ नहीं रहा, वो माला आ रही है जबरदस्ती। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ, क्या और मुझे क्यों बुलाया, वो बताओ, पूरी बात नहीं बता रहे हो, कोई बोल के नहीं दे रहा है। फिर उसने कहा, मैंने कहा सच बताओ पैसे कौन दे के गया तुमको? तो उन्होंने कहा जी कोई दिल्ली में खेल हो रहे हैं। मैंने कहा हुए? बोले वहां हमारे बच्चों को ले गए कि ये सामान उठाएंगे, जो हमारे विदेशी लोग आ रहे हैं। अच्छा। उनके सामान उठा के वो घूमने फिरने जाएंगे, इंडिया घूमेंगे, तो ये उन्हीं के साथ उनकी रूम में रहेंगे, उनके जैसा खाएंगे, बढ़िया रहेंगे, और 30-30 हजार रुपए हमें देंगे, और 17 बच्चों को ले गए। अच्छा। अब 17 में से
ये बच्चे बता रहे हैं कि 3 तो भाग गए, किसी तरह बच के, थोड़े बड़े थे, और ये बाकी हमारे 14 बच्चे हैं, अब आप इनसे पूछ लो क्या हुआ है। वो इस कदर थे कि उनसे चला नहीं जा रहा था। अच्छा। इतना ब्रूटल सेक्स किया गया उनके साथ कि वो टॉयलेट जाने में घबरा रहे थे। माय गॉड। और एक छोटा बच्चा था, उसको मैंने खुलवा के, मैंने कहा चलो माँ वो तुम, कोई बात नहीं, हम भी माँ हैं, इसको खोल के दिखाओ। तो जख्मी हालत में था बिल्कुल, वो ऐसा विदेशी ने उसके साथ सेक्स किया कि वो मर रहे थे बिल्कुल बच्चे। और अभी आप सोचिए जो 3 भाग गए, वो या तो ये मानसिकता लेके भागे कि वो किसी और के साथ इसका बदला ले, कहते हैं ना रेपिस्ट कौन है, और वो जो 14 बच्चे, क्या वो जिंदगी भर उस ऐसे ट्रॉमा है उससे निकल पाएंगे कभी? फिर भी हमने कोशिश की कि हम काउंसलिंग, अपना काउंसलर भेज के वहीं कराएं, उनके साथ बच्चे बात करने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। बस हमने पूछा कि अच्छा बताओ खाना कैसे खिलाते थे, अच्छा वो जो तुम खाते थे, वो जो वो खाते थे वही खिलाते थे, हाँ उससे भी अच्छा हम जो मांगते थे, कई दिन तो वही दिया उन्होंने, जो भी हम की लाओ आइसक्रीम चाहिए, ये चीज चाहिए। और फिर हमें उन्होंने कुछ ऐसा गोली भी खाने को देते थे, इसे खा लो। अब पूछा क्यों, कि ठंड नहीं लगेगी, इसी तुम कभी रहे नहीं है ना, बीमार पड़ जाओगे। और उसके बाद हमें नहीं पता होता था, सो उठते तो हम, हमारे कपड़े खून में होते थे, हमसे खड़ा नहीं हुआ इसमें जाता। लड़के लड़कियां दोनों? लड़के माय गॉड। लड़के, लड़कियों में तो खतरा है, छोटी बच्ची आप कैसे ले जाएंगे? ये वो हैं जिनको छोटे बच्चे में इंटरेस्ट है। टूरिज्म के साथ जोड़ लिया हमने, खुद ही नाम रख लेते सेक्स टूरिज्म। कितना मतलब विभत्स रूप चल रहा है कि आप कुछ भी, कभी शुगर डैडी रख लेते हैं, कभी आप ये इसका रख लेते हैं, कभी वाइफ स्वैपिंग रख लेते हैं, पॉटी पोटा और पार्टी रख लेते हैं आप। बहुत से बच्चे उस स्थिति में थे कि कमजोर होते चले गए, उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए, हम भी बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं बात कर पाए। लेकिन जो बच्चे निकले भी वो इतने अजीब उग्र से हो गए थे, क्यों बताऊं, काउंसलर के साथ भी क्यों बताऊं, तू भी करेगा, ऐसे पूछना। क्योंकि देखो एक तो उनके पास तो बेचारों की तहजीब कोई चीज है जी। तू भी करेगा तो कर ले, पैसे देगा। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? जो जेल गए उन्होंने पूछा पैसे देगा, उनको लगा यही है। अब ये तरीका है कि पैसे कमा लें हम, चलो अच्छा इससे मिल जाए। कोई ऐसा केस जो आपको लाइफ में आपको बिल्कुल आपकी सोच को बदल दिया हो, मतलब आप सो नहीं पाए, वो बताइए सबको। मैं एक बच्ची को कभी नहीं भूल पाती। अच्छा। छोटी बच्ची थी वो, 15-16 साल की, और वो बहुत बीमार हो गई, मुझे नहीं मालूम बीमार है। मैंने उसको ढंग से कभी देखा भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई मेरी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये धंधे में डाल दी गई है। 1-2 बारी सामने आई, दिन मालकिन ने मुझे फोन करा, दीदी आ जाओ। क्यों? कि वो बुला रही है तुम्हें। ये तो मेरे से कभी बात नहीं करती, मुझे क्यों बुला रही है, एक बार आ जाओ। मैं गई तो बहुत बीमार थी। मैंने कहा क्या हुआ इसे? तो उसने कहा HIV पॉजिटिव है। 16 साल की लड़की है, तुमने इसको प्रोटेक्शन लेना नहीं सिखाया? बोली सब सिखाया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नरपिशाच आ गया जो इसे ये बीमारी दे गया। ये बच्ची है। मैं बच्ची से धंधा कर रही है, किसकी है? भाई मेरी तो है, आप भी ऐसी बात करो, इतनी से तो इतनी बड़ी आपके सामने हुई है, तो अपनी बच्ची के प्रति तो इतनी खराब हो गई, दूसरा तो करती है। तब उसने कहा नहीं, मैं इनकी नहीं हूँ, मेरी माँ तो कहीं कलकत्ता में रहती है। मैंने कहा फिर कैसे? तो कि मैं बहुत दिन बाद अपने घर में हुई थी, कोई बच्चा नहीं था मेरी माँ को, और देवी की पूजा से मैं हुई थी। तो मेरी माँ मुझे हर रोज जिस दिन से पैदा हुई उस दिन से रोली लगाती थी देवी माँ के, वहां सिंदूर रखते हैं सब, दुर्गा पूजा में भी ऐसे भी रोली लगाती थी रोज मेरे पैरों में हिला के सुबह। और फिर ऐसे ही मैं बड़ी होती गई, तो मैं 6-7 साल की हो गई तो मेरे बाबा ने कहा कि भी इसे स्कूल भेजना। तो मेरी माँ ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं भेजूंगी, मैं तो बाहर अपने से दूर 1 मिनट भी करूंगी नहीं। फिर भी बाबा ने जिद करके नहीं नहीं स्कूल जाएगी, मेरा एडमिशन करा दिया। मैं भी खुश थी, बस्ता मिला, ड्रेस मिली, मैं बहुत खुश थी। और फिर उसने इतनी बहुत सुंदर सी लड़की थी, इतनी मासूमियत से मुझसे कहा कि मैं तैयार हो गई और मैंने शूज भी पहन ली, मेरी माँ ने मुझे रोली नहीं लगाई। अच्छा। उस दिन फिर उसे याद आई तो भाग के आई कि इसे रोली नहीं लगाई। मुझे रोली लगाने दो। बाबा ने मना कर दिया कि स्कूल में रोली लगा के नहीं जाएगी। और फिर बाबा मुझे स्कूल में छोड़ा है। फिर जो हमारे घर में काम करते थे काका, उनसे कह गए कि तुम ले आना इसको स्कूल से जाके। बस आखिरी बार मैंने बाबा को ऐसे करते देखा, फिर मेरी आंख खुली तो मैं ही आती। तो जो घर का नौकर है वो बीच आया। हाँ, और फिर कभी मेरे इतनी मासूमियत से कहा उसने
कि फिर मैंने कभी रोली भी नहीं लगी। मुझे रोली लगाओगी, मैंने लगाई उसको रोली, उसकी जो मालकिन थी उसने भी लगाई। और उम्र गई, हम पूरी तरह लगा भी नहीं पाए, उससे पहले ही वो मर गई। मैं कभी नहीं भूल पाती उस लड़की को, मैं ढूंढ नहीं पाई। कैसे ढूंढती, वो बताती भी नहीं थी। इतनी छोटी बच्ची, कौन सा गांव था, कहाँ घर था, कुछ नहीं बता पा रही थी। ऐसे लोग आके जैसे आप बता रहे हो कि बेच देते हैं, कि अपनी खुंदक के लिए होता है, पैसों के लिए होता है, क्यों करते हैं? सॉफ्ट टारगेट होता है, तो पैसे के लिए। पैसे के लिए, और कोई ऐसे खास पैसे भी नहीं मिलते होंगे? कुछ नहीं, 2-4 हजार रुपए बस किसी की लाइफ खराब कर दी। है। इतनी छोटी बच्ची के तो इतना ही कोई देता है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ही उससे मैं कभी नहीं भूल पाई, कभी भी। क्यों, काश मुझे वो पहले मिल जाती, हो सकता है कुछ बता पाती, हो सकता है मैं कहीं ढूंढ पाती, कोशिश करती। तो उसने कहा मुझे रोली तो लगी, पर मेरी गाल पे लगी। इतना मन हुआ कि इस औरत को मार दूं जान से, कि मुझे जो मौसी ने पहली बार थप्पड़ मारा, मैं काम को तैयार नहीं हो रही थी। कभी नहीं मैं उसे भूल पाई। कैसे कैसे नरपिशाच होते हैं कि जिनको ये नहीं पता, जो बच्ची तुम्हारे सामने माँ बाप की इतनी गुहार से पैदा हुई और तुमने उसे, तुम पे भरोसा किया और वो बेच गए। उसके बाद से मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए। मेरे नाती पोते भी हैं, मैं उनके लिए भी नहीं करती। घर का हो बाहर का हो, मैं किसी भी भरोसा नहीं करती उसके बाद से। और अब तो हाल भी नहीं है, जैसे नहीं, अब तो है ही नहीं। उससे बुरा मुझे उसका कभी चेहरा नहीं भूलता, मासूम सी गोरी चिट्टी सी। अतुल जी, आप इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपका लास्ट प्रश्न है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो शासन को, देश को, लोगों को? देखो, मैं तो पहले सरकार को कहना चाहती हूँ कि अपने एजेंडा में इसको भी शामिल कर दूंगी जी। जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, वो भी बेटियां हैं, वो किसकी हैं, वो कहाँ से आई है, वो भी तो इसी देश की बेटियां हैं, उन्हें भी बचा लो। एक पहल तो करो, मत करो मुझ जैसे को इन्वॉल्व, मत करो आपको मेरी किसी चीज से परहेज है तो खुद से करो। दूसरा, मैं उन बेटियों से भी कहूंगी जो स्वेच्छा से करें, बेटा आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है, सब ठीक है, मगर जिंदगी आपकी देन नहीं है, वो आपके माँ बाप की देन है। उन्हें वो दुख मत देना जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की, और आप वही दुख देने जा रहे हैं। सैकड़ों आप बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे, मगर वो जो मोटे थुल वो सैकड़ों बीमारियों के, शुगर बीपी सब चीजें उनको, आप वो बीमारियां भी उनसे लेंगे। मत करो ऐसा। आप शादी भी तो करेंगे, सेक्स ऐसी चीज तो नहीं जिसको एंजॉय किया जाए अलग अलग लोगों से, वो तो एक रूटीन है। आप ऐसे भी करेंगे जो आपकी शादी भी हो जाएगी। मत करो, वापस लौट आओ, और जैसी बच्ची है वैसे की वैसे बचा लो बस। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट सुन के बहुत से लोगों को समझ आए। एंड अतुल जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आप इतनी दूर से आए, मेरठ से दिल्ली तक, गुड़गांव तक हमसे बात करने के। बहुत बहुत